Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. Audio video clear है. चलिए. So in the last class we were discussing about what? Last class में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मेरे ख्याल से ब्रिक्स चालू कर दिया था. ब्रिक्स में मैंने आपको ब्रिक्स की ओरिजिन बता दी थी, ब्रिक्स की साइज बता दी थी, बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी थी. बात कर रहे थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, दो तरह की क्लासिफिकेशन भी आपको बता दी थी. उसी में कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू इन दैट. पहला क्लासिफिकेशन हमारा किस बेहाफ पे था? फील्ड प्रैक्टिस के बेहाफ पे था. दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा स्ट्रेंथ के बेहाफ पे था. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड प्रैक्टिस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, ये दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिए थे. दीज टू क्लासिफिकेशन वी हैव कंप्लीटेड. उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. सो नंबर कैसे लिख रहा था? 1 2 3 4 ABCD क्लासिफिकेशन के ABCD. So next of the method available to classify the brick is on the basis of the real picture निकालना इन सब की. On the basis of opening in it. So on the basis of the opening in it. ये क्या नए शेप्स आ गए क्या? वाह, अच्छा, इसको भी अपडेट कर दिया. खूब तरह के शेप्स आ गए. अच्छा, डॉटेड लाइन भी आ गई है, पहले नहीं थी डॉटेड लाइन. रिसेंटली यूज्ड. ये क्या है? जो अलग अलग शेप आ गए. डायरेक्टली क्यूब बन गया. वाह, चलो, फालतू की चीजें करते रहते हैं. चलो, so on the basis of the opening in it. So first point of reference, टाइम बचेगा. तुम्हारी फीस बढ़ाएंगे फिर, ये टाइम बचेगा. अभी देखो फीस बढ़ा देंगे तुम्हारी फिर. So first of the type of brick is solid brick. So first of the type of brick is solid brick. नाम में लिखा हुआ है solid brick. So what is being termed as solid brick? तो solid brick वो brick होती है जिसमें holes जो है brick के अंदर, it should not exceed 25% of the volume of the brick. 25% से ज्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए जो परफोरेशन है या जो होल्स है उसके अंदर. हमने तो सब्सक्रिप्शन ले लिया है. हाँ, जो नया सब्सक्रिप्शन देंगे वो रिन्यू भी तो कराओगे. सारी रेट ही तो बढ़ती है उसकी एक साथ. सो सॉलिड ब्रिक्स, सो वील से इट शुड हैव होल्स not exceeding 25% of, not exceeding 25% of volume of bricks. Volume of bricks. Or you can say, or frog not exceeding 20% of, frog not exceeding 20% of total volume. Not exceeding 20% of total volume. 20% of total volume. तो फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक इज टर्म्ड एज सॉलिड ब्रिक. सॉलिड ब्रिक वो ब्रिक होती है जिसमें ओपनिंग 25% से ज्यादा नहीं हो, या फ्रॉग का जो वॉल्यूम है वो 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो. इस ब्रिक को क्या बोल दिया जाता है? सॉलिड ब्रिक बोल दिया जाता है. अगर पिक्चर अवेलेबल हो तो शो कर देना, एक इमेज बन जाएगी आपके माइंड के अंदर. नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज परफोरेटेड ब्रिक.
सो नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक इज टर्म्ड एज परफोरेटेड ब्रिक. अब परफोरेटेड ब्रिक क्या होती है? इसमें जो स्मॉल होल्स हैं इट में एक्सीड 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. तो परफोरेटेड ब्रिक वो ब्रिक होती है, सो विल से it is the type of brick, it is the type of brick, it is the type of brick, small holes in which may exceed, small holes in which may exceed 25% of total volume of the brick. Total volume of the brick. Small brick, small holes in which may exceed 25% of the total volume. तो परफोरेटेड ब्रिक वो ब्रिक होती है जिसमें स्मॉल होल क्या कर जाए, स्मॉल होल 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है. अब आप बोलोगे सर ये स्मॉल होल क्या होते हैं? यह स्मॉल होल वो होल होता है जिसकी साइज 20 mm से क्या हो, कम हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल होल बोल देते हैं. या आप बोल सकते हो जिसका एरिया 500 mm स्क्वायर से क्या हो, कम हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल होल बोल देते हैं. मेंशन कर सकता हूँ, नोट डाल के लिख देता हूँ स्मॉल होल का मतलब क्या है. सो हियर स्मॉल होल्स आर दोज, small holes are those which have size less than 20 mm, size less than 20 mm, or area less than 500 mm square. इमेज, हाँ इमेज भेजनी है, लिखना थोड़ी है इमेज, आपको इमेज भेजनी है. तो इसको हम बोल देते हैं परफोरेटेड ब्रिक. Next of the brick which is available on the basis of the opening is termed as hollow brick. So next of the brick is technically termed as hollow brick. तो solid हो गई, perforated हो गई. The next of the brick available is termed as hollow brick. क्या होती है hollow brick? So hollow brick. Hollow brick. चलो. So we can say these are the type of bricks. These are the type of bricks. These are the type of bricks. Total volume of holes in which may exceed 25% of the volume of bricks. 25% of the volume of brick. So this brick is technically termed as hollow brick. तो perforated और hollow में difference क्या है? कंडीशन वही है. परफोरेटेड ब्रिक वो ब्रिक है जिसमें स्मॉल होल्स का वॉल्यूम 25% से ज्यादा हो सकता है, पर हॉलो ब्रिक में जो होल्स है उनका वॉल्यूम 25% से ज्यादा हो सकता है. इसका मतलब कंडीशन नहीं है, वो स्मॉल होल्स भी हो सकते हैं और वो बिग होल्स भी हो सकते हैं. और स्मॉल होल को मैंने पीछे डिफाइन कर रखा है. तो स्मॉल होल वो होल होता है जिसकी साइज क्या हो, 20 mm से छोटी हो और जिसका एरिया क्या हो, 500 mm स्क्वायर से कम हो. साइज ऑफ विच इज लेस देन 20 mm, एरिया ऑफ विच इज लेस देन 500 mm स्क्वायर. दिस इज बीन टर्म्ड एज स्मॉल होल. अगर कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं कर रही उसको हम क्या बोल देंगे, इफ नन ऑफ द कंडीशन इज मीटिंग इट विल बी टर्म्ड एज बिग होल्स. क्लियर है? नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक. अब सबकी पिक्चर निकाल देना. सो नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक, 1 2 3 है सेलुलर ब्रिक. द नेक्स्ट ऑफ द ब्रिक इज टर्म्ड एज सेलुलर ब्रिक. तो अगली जो ब्रिक अवेलेबल है इसको हम बोलते हैं सेलुलर ब्रिक.
अब क्या होती है भैया सेलुलर ब्रिक? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सेलुलर ब्रिक? सो विल से दीज आर द टाइप ऑफ ब्रिक्स. These are the type of bricks. These are the type of bricks in which holes closed at one end, closed at one end exceeds 20% of the total volume of brick. 20% of the total volume of brick. So last of the classification of the brick is cellular brick. Cellular brick वो brick होती है जिसमें जो ओपनिंग है उसका एरिया 20% से ज्यादा निकल के आया, पर कौन सी ओपनिंग? जो क्लोज हो एक एंड पे, तो एक एंड से ओपन है, दूसरे एंड से क्या है? क्लोज है. दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज टेक्निकली टर्म्ड एज सेलुलर ब्रिक. अब जाके ये क्लासिफिकेशन खत्म हुई है. नाउ द क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटेड. अब एक ही पिक्चर में सारी ब्रिक्स भेज देना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, राउंड एंड. देखो क्या भेज रहा है. कौन है ये प्रदीप? देखो मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या डिस्कशन चल रहा है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओपनिंग. अब मैंने बोला इसकी पिक्चर भेज देना रियल. अब ये पिक्चर भेज रहा है. अब क्या समझ के ये पिक्चर भेज रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आया. ये देखो ये पिक्चर भेजी है कि राउंड एंडेड ब्रेक, कैंट ब्रेक, डबल कैंट ब्रेक, बुल नोज ब्रेक, कॉर्नाइज ब्रेक. अरे भैया टॉपिक क्या चल रहा है? अब कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं जिसमें सारी ब्रिक्स आपको एक साथ दिखे. None of the picture is available in which all the bricks are being shown to you. All the bricks are being shown to you simultaneously. तो जो पिक्चर आई हुई है सारी हॉलो ब्रिक्स की आई हुई है. So last of the brick which was being discussed, आखिरी ब्रिक जो डिस्कस की हुई है, it is termed as hollow bricks. तो ये hollow bricks है. अब hollow bricks है. अरे भाई शांति करके बैठ जाओ. टाइप करने में दिमाग जाएगा तो कहां से समझ में आएगी. The last of the brick which is being discussed is termed as hollow brick. अब hollow brick क्या है? और last of the brick which was being discussed was termed as cellular brick. Cellular brick वो brick होती है जिसमें ओपनिंग की साइज 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो, और ऐसी ओपनिंग जो एक एंड से ओपन होगी दूसरे एंड से क्लोज होगी. इस बात को समझने के लिए ब्रिक दिखा रखी है, और ब्रिक के दोनों व्यू दिखाए हुए हैं इसके अंदर. बोथ द व्यूज आर बीइंग शोन टू यू. अब दोनों व्यू दिखा रखे मतलब ये आपको सामने से दिखा रखा है, और ये वाली जो व्यू है ये पीछे से दिखा रखी है ताकि दोनों ब्रिक्स दिखे. तो इट कैन बी क्लियरली सीन जो ओपनिंग है एक साइड से तो ओपन है और यहां से भी दिख रहा है, दूसरी साइड से बंद है ये ओपनिंग. फ्रॉम द अदर साइड दिस ओपनिंग इज ब्रिक. ये ब्रिक कहाँ यूज में लेते हैं? ये ब्रिक मार्स में यूज होती है. बनती इंडिया में, फिर जो एलियन है वो आता है यहाँ से मार्स पे ले जाता है, वहां जाके अपना घर बनाता है इससे. तो ये जो ओपनिंग की साइज है, दिस ओपनिंग साइज इज more than 20% of the total volume of the brick. So this type of brick is technically termed as cellular brick. तो cellular brick वो brick होती है जिसमें ओपनिंग की साइज 20% से ज्यादा हो. दूसरा ये ओपनिंग कौन सी होनी चाहिए? ये ओपनिंग वो होनी चाहिए जो एक तरफ से ओपन हो और दूसरी तरफ से बंद हो. तो वो इस डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली. दैट कैन बी सीन इन दिस डायग्राम. अब बाकी ऐसी कोई पिक्चर नहीं आई जिसमें आपको सारी ब्रिक्स दिख जाए, तो अलग अलग पिक्चर उठा के देखते हैं. सो अलग अलग पिक्चर उठा के देखें. This is the picture of the hollow brick which is being shared to you. So this is the hollow brick which is being shown to you. अब hollow bricks क्या होती हैं? Hollow bricks वो bricks होती हैं जिसमें total area of the holes may exceed 25% of the total volume of the brick. Total volume दिख रहा है. अब ये जो opening है दूसरी तरफ से भी खुली हुई है.
इट इज ओपन फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरी साइड आप देख ही नहीं पाओगे। तो व्यू ऐसा है कि दूसरी साइड नहीं दिखेगी, पर इसका जो एरिया है वो 500 mm स्क्वायर से ज्यादा होगा, या साइज 20 mm से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये स्मॉल होल्स नहीं है, दीज आर नॉट स्मॉल होल्स। इसके बाद हमने बात करी किसकी, परफोरेटेड ब्रिक्स की। सो परफोरेटेड ब्रिक्स, perforated bricks, ये रही perforated bricks. So this is the perforated brick which is being shown to you. So this is the perforated brick which is being shown to you. Perforated bricks वो bricks होती हैं जिसमें small holes का area जो total volume है उसके 25% से ज्यादा हो सकता है। So these are technically termed as perforated bricks. और पहली वाली जो classification थी वो solid bricks की थी। The first of the classification was of solid bricks. Solid bricks. These are termed as solid bricks. So this classification is on the basis of the fact कि opening कितनी है हमारे bricks के अंदर। अब एक पिक्चर में आपको ये सारी दिखा रखी है। इन वन पिक्चर ओनली ऑल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आर बीइंग शोन टू यू। तो अभी मैंने सेपरेट पिक्चर दिखाई है, एक पिक्चर मिल गई जिसमें आपको सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे। सो ऑल टाइप ऑफ ब्रिक्स आर बीइंग शोन। नोट कर लिया सबने? So classification of the bricks. तो जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ विल टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। अब बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं इन ब्रिक्स को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ingredients of good brick earth. So next of the point of discussion is ingredients of good brick earth. अब कौन कौन से ingredients है हमारे brick earth के अंदर। अब brick earth का मतलब क्या होता है, यही डाल देता हूँ। brick earth का मतलब है जिस soil से आप brick को बनाते हो। Since it is an artificial building material, so we should know that how we can regulate the properties of these bricks. हमें पता होना चाहिए हम कैसे इसकी properties को regulate कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज कैसे रेगुलेट करें, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उनका क्या फंक्शन होता है। एंड हियर दी प्रोसेस विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। रीजन बीइंग व्हाट, पीछे भी हमने बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल कर रखे हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स की बात करी थी हमने। जैसे सीमेंट पे बात करी थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट सीमेंट। लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फर होती है, एल्कली होती है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन द केस ऑफ लाइमस्टोन, उसके अंदर बात करी थी हमने, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इंग्रेडिएंट्स की और डिस्कशन कर रखी थी हमने कंक्रीट के अंदर। अब जब मटेरियल आया ब्रिक और इसके बाद जो आएंगे ये इंग्रेडिएंट्स ओवरलैप होने लग जाएंगे। ये इंग्रेडिएंट्स ओवरलैप होने लग जाएंगे। ओवरलैप मतलब ये इंग्रेडिएंट्स पीछे भी कर रखे हैं, यहाँ पे भी कर रखे हैं। तो जब सवाल मिलेगा आपको ये चीज बाइफरकेट करके रखनी पड़ेगी। अच्छा ये चीज तो सीमेंट में भी थी, ये चीज ब्रिक के अंदर भी है, दोनों के परसेंटेज अलग अलग होंगे, बेसिक फंक्शन सेम होगा
पर हो सकता है वो फंक्शन आपको किसी और तरीके से पूछ ले। अब आपको ये दोनों चीजें बाइफरकेट करके चलनी पड़ेगी। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, यानी जिस सॉइल से आप ब्रिक को बनाते हो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे पहला इंग्रेडिएंट, द फर्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज सिलिका। सेम सिलिका वाज देयर इन, एग्जैक्टली सेम सिलिका कहाँ थी, हमारे सीमेंट के अंदर भी थी। तो सिलिका परसेंटेज है 50 से लेके 60 के बीच में, 50 से लेके 60%। सो 50 to 60%। क्या काम था सिलिका का सीमेंट के अंदर, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द सिलिका इन द सीमेंट, ये वहां पे स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा था। द फंक्शन ऑफ द सिलिका वाज टू इंपार्ट द स्ट्रेंथ। कैसे, ये लाइम के साथ जुड़ जाता था, जब आप सीमेंट को बर्न करते थे लाइम के साथ ये फ्यूज करता था और स्ट्रेंथ इंपार्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ C3S C2S। यहाँ पर भी वही काम है इसका, एग्जैक्टली सेम फंक्शन, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, पर लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो हम बोलते हैं सिलिका ब्रिक को अपनी शेप और साइज रिटेन करने में हेल्प करती है। कैसे, उसको स्ट्रेंथ देके। तो सिलिका ब्रिक को अंदर अब शेप और साइज रिटेन करने में हेल्प करती है, यानी शेप और साइज आपको ब्रिक की वैसी मिलेगी अगर सिलिका इस रेंज में निकल गया। सिलिका इस रेंज में हुई, दिक्कत वाली बात है। सिलिका अगर इस रेंज में नहीं हुई तो दिक्कत वाली बात है। कैसे दिक्कत वाली बात है अगर आपने इसको ज्यादा डाल दिया, अगर आपने इसको ज्यादा डाल दिया, if the percentage of silica is more, it will lead to what? It will lead to the brittleness of the brick. आपकी ब्रिक हो जाएगी ब्रिटल। ब्रिटल हो गई मतलब जैसे ही लोड लगाओगे वैसे ही टूट जाएगी। As soon as you will apply, the brick will break. तो अगर सिलिका एक्सेस में हुई हमारी ब्रिक में क्या कर देती है, ब्रिटलनेस इंपार्ट कर देती है। क्लियर चीज। अगर आपने इसको कम रखा आपकी ब्रिक के अंदर श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी, मोर श्रिंकेज विल बी ऑब्जर्व्ड। अगर श्रिंकेज ज्यादा है इसका मतलब क्या डेवलप हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्रैक डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए गुड ब्रिक अर्थ के अंदर ये कितनी होनी चाहिए, 50 से लेके 60% के बीच में होनी चाहिए। ब्रिक अर्थ का मतलब क्या है, सॉइल। कौन सी सॉइल यूज करते हैं, ये मेरे ख्याल से कल वाले लेक्चर में बताया था आपको मैंने। क्ले यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, वी टेक द हेल्प ऑफ द क्ले। तो ये फंक्शन निकल के आ गया सिलिका का, जैसे द फंक्शन ऑफ द सिलिका। तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट बोल सकते हैं इट अनेबल्स it enables the brick, it enables to brick to retain its shape and size, to retain its shape and size. Next, it imparts durability, it imparts durability to the bricks, durability to the bricks by preventing its shrinkage, by preventing its shrinkage and warping. वार्पिंग एक नया टर्म है, भी इसको समझा दूंगा। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज वार्पिंग। इनफैक्ट एक बार पिक्चर शेयर कर देना, शेयर द पिक्चर ऑफ द वार्प्ड ब्रिक जिसमें वार्पिंग हो रखी है। तो मेरे को डायग्राम बनाना पड़ता है, अब रियल पिक्चर ही निकाल लो। बाय प्रिवेंटिंग इट्स श्रिंकेज एंड वार्पिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है excess of silica excess of silica makes the brick, excess of silica makes the brick brittle, makes the brick brittle and weak on burning, brittle and weak on burning, brittle and weak on burning. Next point of reference, next point says a large percentage of sand, or you can say silica, is undesirable, is undesirable, is undesirable. वार्पिंग, चलो इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। देखो रियल पिक्चर आई हुई है, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स।
चेक, इसको वार्पिंग बोला जाता है। बाकी मैं भी आपको 2D में बना के दे दूंगा इसको, ये तो रियल पिक्चर ही है, इसको वार्पिंग बोला जाता है। रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं, दिस इज टर्म्ड एज वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स। लेंथ के अलॉन्ग बेंडिंग हो गई, वार्पिंग, सो दिस इज टर्म्ड एज वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स, सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स, उसको वार्पिंग बोला जाता है। अब यही चीज मैं आपको सेपरेटली बना के दे देता हूँ, वो 2D में था, मेरा ये जो डायग्राम है ये 3D के अंदर है। दिस इज टर्म्ड एज वार्पिंग ऑफ द ब्रिक्स। तो सिलिका क्या करती है, इस वार्पिंग को अवॉइड करती है, तो बोल सकते हैं स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ इन इट। नोट कर लिया सबने? डन। तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। लास्ट पॉइंट बोल रहा है सिलिका ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो लार्ज परसेंटेज ऑफ सिलिका इज अनडिजायरेबल। इफ सिलिका इज एन एक्सेस, बर्निंग के टाइम ही होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी आएंगी, सीमेंट हो ब्रिक हो, बर्निंग के टाइम पे ही आएंगी। ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट वर इम्पार्टेड ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस ओनली, तभी बॉक्स कंपाउंड बने थे। सेम कहानी यहाँ पर है, तो ब्रिक की जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहां पर आएंगी ये सारी चीजें। तो जैसे सीमेंट के अंदर एक ऑपरेशन बर्निंग था, यहाँ पर भी एक ऑपरेशन बर्निंग है। वहां पर भी बोला था सीमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बर्निंग होती है, यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बर्निंग होती है। पर वो आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि शांति से बैठ के सुन ले, अपने आप सारी चीजें कवर होती जाती हैं धीरे धीरे। So first of the ingredient is silica. Next of the ingredient. Next of the ingredient is termed as alumina. अगला ingredient है alumina. It should be in the range of 20 to 30%. Same ingredient was there in cement also. Alumina सीमेंट में काम कर रहा था फ्लक्स का, एल्यूमिना सीमेंट के अंदर काम कर रहा था फ्लक्स का, और हेल्प कर रहा था हमारी क्लिंकिंग टेम्परेचर रिड्यूस करने के अंदर। इट वाज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द क्लिंकिंग टेम्परेचर। इसका दूसरा काम ये था कि इट वाज इंपार्टिंग क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आल्सो, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी भी इंपार्ट कर रहा था। तो ये चीज की जानकारी आपको दे रखी थी वहां, तो सीमेंट में हमने कर रखा है। यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंट है, वहां परसेंटेज थी 3 to 8, यहाँ परसेंटेज कितनी है 20 से 30। यहाँ पर काम क्या होता है, हियर द फंक्शन ऑफ द एल्यूमिना इज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी इन द ब्रिक अर्थ। कहने का मतलब है अगर मुझे ब्रिक को रिक्वायर्ड शेप और साइज देनी है, फिर से मैं बोल रहा ब्रिक हूं, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर टेक्निकली करेक्ट हो, ब्रिक अर्थ को, जब ब्रिक बन गई फिर तो कोई शेप और साइज दे ही नहीं पाओगे उसे। तो अगर ब्रिक अर्थ को आपको रिक्वायर्ड शेप और साइज में मोल्ड करना है, उसके अंदर प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, और ये प्लास्टिसिटी कौन इंपार्ट करता है, एल्यूमिना इंपार्ट करती है। तो यहाँ फंक्शन है एल्यूमिना का, ब्रिक अर्थ के अंदर प्लास्टिसिटी इंपार्ट करना, ताकि आप उसको रिक्वायर्ड शेप और साइज में मोल्ड कर पाओ। अगर ये एक्सेस में हुई, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स। क्रैक डेवलप हुआ, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ज्यादा हुआ, क्रैक डेवलप हो जाएगी, ये कम हुआ, प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो आप रिक्वायर्ड शेप और साइज दे नहीं पाओगे ब्रिक। सो विल से इट इम्पार्ट्स
It imparts plasticity to the brick earth. It imparts plasticity to the brick earth and helps in its molding. और उसकी मोल्डिंग में हेल्प करती है. And helps in its molding. Next point of reference. Next point says, if it is an excess, अगर ये excess में हुआ, if it is an excess, अगर ये excess में हुआ, if it is an excess, it produces, if it is an excess, it produces cracks on drying. तो अगर ये एक्सेस में, it will lead to the development of the cracks on drying. तो ये फंक्शन निकल के आ गया हमारा एल्यूमिना का. दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्यूमिना. Noted? नोट कर लिया सबने? चले, alumina. Next of the function, second function. तीसरा, the next of the ingredient is lime. वहां पे मेजर इंग्रेडिएंट था, यहाँ देखो कितना हो गया, 10%. सीमेंट के अंदर प्राइम इंग्रेडिएंट यही थी हमारी, 67% तक थी. क्या काम था? स्ट्रेंथ इंपार्ट करना. पर अगर ज्यादा होगा, इट विल लीड टू व्हाट? सीमेंट में क्या कर रहा था? क्रैक डेवलप करा रहा था. क्यों? अनसाउंडनेस क्रिएट करता है. क्यों? इसका रीजन बता दिया. ये रिएक्ट करता है पानी के साथ और क्या कर जाता है? स्लेकिंग होती है. स्लेकिंग की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिससे क्रैक डेवलप हो जाते हैं. सेम कहानी यहाँ पर है. यहाँ पर भी लाइम ब्रिक के अंदर क्या करता है? स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है. इट ऑल्सो गिव्स दी स्ट्रेंथ टू द सीमेंट. कैसे? श्रिंकेज को घटाता है, सिलिका के साथ कंबाइन करता है और स्ट्रेंथ इंपार्ट कर देगा. पर अगर ये एक्सेस में हुई, सेम कहानी. अगर ये एक्सेस में हुई, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक डेवलप करा देगा. दूसरा, लाइम को मैंने अलग से भी डिस्कस किया हुआ है. लाइम का हमारे पास चैप्टर ही था अलग से, और हमने लाइम को सेपरेटली भी डिस्कस किया. लाइम को बहुत रेडिली यूज करते हैं. कहाँ पर बहुत रेडिली यूज किया जाता है? वेल्डिंग ऑपरेशन के अंदर. बहुत रेडिली यूज करते हैं फॉर्जिंग के अंदर भी. तो लाइम बहुत रेडिली यूज होता है फॉर्जिंग के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है? मेल्टिंग में हेल्प कराता है. इट हेल्प्स इन दी मेल्टिंग. तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मेटल्स को मेल्ट कराना होता है, तो वहां पर भी लाइम यूज किया जाता है. तो अगर आपने एक्सेस में लाइम यूज कर ली इसके अंदर, ब्रिक बर्न करोगे लाइम एक्सेस में, इट विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ द ब्रिक. आपके ब्रिक की मेल्टिंग हो जाएगी, यानी जो शेप और साइज है वो ब्रिक लूज कर देगी. तो अगर ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत है, कम हुआ तब भी दिक्कत है. कम हुआ स्ट्रेंथ नहीं देगा, शेप और साइज डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ज्यादा हुआ या क्रैक डेवलप करा देगा, ब्रिक को मेल्ट करा देगा. इसलिए कितना होना चाहिए? इसका मतलब कितना होना चाहिए? 10% के आसपास होना चाहिए. इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 10%. सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, lime in brick serves following purpose. Serves the following purpose. क्या क्या पर्पस सर्व करता है? पहला, reduces shrinkage on drying.
reduces shrinkage on drying. Next, causes silica in clay to melt on burning. Thus help to bind with it. बाइंडिंग करती है सिलिका के साथ, जिससे स्ट्रेंथ आती है. नेक्स्ट, इफ इन एक्सेस, क्या दिक्कत करेगी? इफ इन एक्सेस it causes the melting of the bricks. Bricks को मेल्ट करा देगी. नेक्स्ट, if in excess it causes the development of cracks in it. अगर ये एक्सेस में क्या कर देगी? क्रैक्स डेवलप करा देगी. सो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन इट. क्रैक डेवलप होने का मैकेनिज्म आपको बता रखा है. वॉल्यूम बढ़ जाता है स्लेकिंग के टाइम पे. Noted? नोट हो गया. नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, 1 2 3 4. नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज मैग्नीशिया. सेम सीमेंट के अंदर भी प्रेजेंट था. कितनी परसेंटेज में? Was present in the cement also, in what percentage? 3 से लेके 4%. Magnesia was in the range of what? गायब हो गया सब. अच्छा, फंक्शन बता दो मैग्नीशिया का. What was the function of magnesia? स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहा था. It was imparting the strength. कैसे? ये रीजन बताया था. ये हेल्प करता है लाइम और सिलिका को फ्यूज होने में. दूसरा, कलर इम्पार्ट कर रहा था. कौन सा कलर इम्पार्ट कर रहा था? येलो कलर. तो येलो टिंज जो आती है सीमेंट के अंदर, वो इसी की वजह से आती है. सेम कहानी यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम स्टोरी. सो वी कैन से इट इम्पार्ट्स yellow color to the brick. It imparts yellow color to the bricks. Next point of reference. It also helps in preventing the डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स. यानी स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स. तो ये फंक्शन निकल के आ गया इसका. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस. नोट करो, अगले पेज पे जाए फिर. Noted. Next of the ingredient is iron oxide. क्या फंक्शन था आयरन ऑक्साइड का? So next of the ingredient is iron oxide. परसेंटेज ज्यादा है सीमेंट के कंपैरिजन में. क्या इंपार्ट कर रहा था?
स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा था, कलर इंपार्ट कर रहा था, हार्डनेस इंपार्ट कर रहा था। सेम कहानी यहाँ पर है। अगर ये कलर इंपार्ट कर रहा था सीमेंट के अंदर, इसका कलर दिखता नहीं था, उसका रीजन भी बताया था, परसेंटेज क्या थी इसकी कंपैरेटिवली कम थी। ब्रिक में आपको आयरन ऑक्साइड का कलर दिख जाता है, रीजन बीइंग परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, फंक्शन वही है। यहां पर भी क्या कर रहा होता है, स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा होता है, कलर इंपार्ट कर रहा होता है। इट विल इंपार्ट द स्ट्रेंथ आल्सो, इट विल इंपार्ट द कलर आल्सो, सो विल से इट imparts the it imparts the strength and hardness to the brick. It imparts the strength and hardness to the brick. Next, it gives reddish brown color. It gives reddish brown color to the bricks. रेडिश ब्राउन कलर इंपार्ट करता है। तो ये फंक्शन निकल के आ जाता है आयरन ऑक्साइड का। दिस इज द फंक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड। नोट करो फंक्शन। लास्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज एल्कली। अब इसका फंक्शन मैं नहीं लिख रहा, खूब बार लिखा हुआ है पीछे, 10% से कम होनी चाहिए। तो कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान ही है इसका। क्या करती है, एफ्लोरेसेंस कॉज करती है। एक बार रियल पिक्चर निकाल लेना इसकी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पानी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये सब नेग्लिजिबल होती है। एक बार ब्रिक्स के ऊपर एफ्लोरेसेंस की पिक्चर दिखा देना। So because of the presence of the alkali, ब्रिक्स में भी एफ्लोरेसेंस हो जाता है, येलो एफ्लोरेसेंस। तो रियल पिक्चर है, बाकी देख सबने रखी होगी। एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड। तो ये जो व्हाइट कलर के पैचेस बने हुए हैं, कहाँ गया ये, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एल्कली। ये एल्कली की वजह से है। So function of all the ingredient is same, only the method of expressing it is different. परसेंटेज बदल गई है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज हो गया है। अब ब्रिक्स के अंदर जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन इंग्रेडिएंट्स की है, जो हमने डिस्कस किया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन इंग्रेडिएंट्स की है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन इंग्रेडिएंट्स की है जो हार्मफुल इफेक्ट इंपार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है, ब्रिक्स के अंदर जनरली सवाल पूछता है, भैया कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट है ब्रिक के अंदर। और 2-3 इंग्रेडिएंट तो मैंने पीछे बता दिया आपको हार्मफुल इंग्रेडिएंट। जैसे ये रहा लाइम, ये तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। क्यों, अभी डिस्कस किया, ये लिखा हुआ इसका, मेल्टिंग करा देगा ब्रिक की। दूसरा, क्रैक डेवलप करा देगा हमारे ब्रिक के अंदर, तो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, इट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट ये रहा आयरन ऑक्साइड, 7% से कम रखा हुआ है। क्यों, ये भी हार्मफुल है। इसका इफेक्ट भी वही है जो लाइम का है। अगर आयरन ऑक्साइड ज्यादा हुआ, जब आप ब्रिक्स को बर्न करते हो, ये आयरन के जो फॉर्म्स हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसको बात को समझने के लिए ऑक्सीडेशन मैंने पीछे बता रखा है आपको, शायद कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा, पीछे आ गया होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए किसी भी कंपाउंड की। और आयरन की खूब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आयरन +2 में भी आता है, +3 में भी आता है, +5 में भी आता है, +6 में भी आता है। इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की। तो कहने का मतलब है, अगर आप ब्रिक्स को बर्न करोगे जिसमें आयरन की प्रेजेंस ज्यादा है, ये आयरन ऑक्सीडाइज होता है +2 से +3 में, +3 से +5 में, +5 से +6 में। और इस ऑक्सीडेशन के टाइम पे उसका वॉल्यूम बदलता है। जैसे वॉल्यूम बदला, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। यही काम तो लाइम कर रहा था कि जब स्लेकिंग हो रही है, वॉल्यूम बदल रहा है, वॉल्यूम बदलने से क्रैक डेवलप हो रहा है। सेम इज दी स्टोरी विद आयरन ऑक्साइड। तो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमारी एल्कली क्या करा देगी। हार्मफुल इंग्रेडिएंट एल्कली क्या करा देगी भैया,
स्ट्रेंथ डेवलप करा देगी, तो एस्थेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी आपके स्ट्रक्चर की, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हुआ अगर क्ले के अंदर जो होगा 110% होगा। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा आपके ब्रिक के अंदर। जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस बाहर जाएगी ब्रिक से रास्ता बनाते हुए, उसी को हम क्रैक बोलते हैं। तो माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं हमारे ब्रिक्स के अंदर। तो ये भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। आपको ब्रिक में हार्मफुल इंग्रेडिएंट मिलेगा स्टोन और पेबल। तो जिस मिट्टी से आप बना रहे हो ब्रिक को, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोन प्रेजेंट होते हैं, पेबल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रिट प्रेजेंट होती है। तो अगर ये स्टोन पेबल या ग्रिट आ गया आपकी ब्रिक के अंदर, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपके ब्रिक की। एक बार पिक्चर भी दिखा देना, टूटी हुई ब्रिक जिसके अंदर स्टोन प्रेजेंट हो, मिल जाएगी आपको, बहुत ही कॉमन चीज है ये। तो ये सारे के सारे क्या है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। तो जनरली सवाल इसके ऊपर बनता है कि भैया बताओ ब्रिक में कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट है या उनका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। तो हम उसकी बात कर लेते हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट की। बता तो दिए वैसे सारे। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, so harmful ingredients of brick earth। सबका हार्मफुल इफेक्ट बताते जाना। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी ब्रिक के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं हो। विल ट्राई कि जिस क्ले से हम ब्रिक को बना रहे हैं उसमें ये सारी चीजें नहीं प्रेजेंट हो या परमिसिबल लिमिट के अंदर हो। पहला हार्मफुल इंग्रेडिएंट लाइम, क्या करेगा, एक तो मेल्टिंग करा देगा, सो मेल्टिंग, एंड दूसरा क्या है, क्रैकिंग ऑफ ब्रिक। पीछे डिस्कस कर लिया हमने इस बात को, मेल्टिंग और क्रैकिंग को, एंड क्रैकिंग ऑफ ब्रिक। तो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, क्या दिक्कत है इससे, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन ये भी क्या करेगा, क्रैकिंग ऑफ ब्रिक्स। लाइम के लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं मैकेनिज्म, क्योंकि लाइम का मैकेनिज्म बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैकेनिज्म ड्यू टू व्हाट, ऑक्सीडेशन। आपके रेफरेंस के लिए बता दिया, बाकी एक्सप्लेन तो कर ही दिया था मैंने। तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होती है आयरन की, जैसे ही वॉल्यूम बदलेगी इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट एल्कली, क्या दिक्कत है इससे, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इसका तो पिक्चर भी दिखा दिया पीछे मैंने आपको। So efflorescence। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट क्या था हमारे पास, लाइम हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, स्टोन पेबल्स। सो पेबल्स, स्टोन्स, ग्रिट, क्या दिक्कत है इनसे, ये स्ट्रेंथ घटा देंगे। सो विल से डिक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी पिक्चर दिखा देना आप। तो ये रिड्यूस कर देंगे स्ट्रेंथ को। लो भैया रियल पिक्चर आई हुई है, देख लो। ब्रिक उसी सेक्शन के अक्रॉस टूटी है जिस सेक्शन के अक्रॉस क्या प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है। क्यों, इसका टेक्निकल रीजन डिस्कस कर सकते हैं। लोड कैसे ट्रांसफर होता है, हाउ द लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड, बता रखा है आपने, लोड लगाया इसके ऊपर, लोड ट्रांसफर कैसे होती है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से। जिस सेक्शन के अक्रॉस क्या प्रेजेंट है, जिस सेक्शन के अक्रॉस ये ब्रिक प्रेजेंट, ब्रिक में स्टोन प्रेजेंट है, यही था सेक्शन, इस सेक्शन के अक्रॉस ये स्टोन प्रेजेंट था। तो जहां पर स्टोन प्रेजेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, कलर चेंज कर दिया यहाँ पे येलो। तो इतना एरिया कम हो गया इस सेक्शन के अक्रॉस लोड के ट्रांसफर होने का।
दिस मच ऑफ द एरिया इज रिड्यूस्ड अक्रॉस दिस सेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द लोड। ऐसे खूब सारे सेक्शन है, जहां पर स्टोन नहीं था वहां पे पूरा सेक्शन अवेलेबल था। अगर ये एरिया कम हो गया लोड के ट्रांसफर होने के लिए, व्हाट अबाउट द स्ट्रेस? बढ़ जाएगी। इसका मतलब यही वो सेक्शन है जब वहां जहां पर सबसे पहले स्ट्रेस किसके बराबर पहुंचेगी? स्ट्रेंथ के बराबर पहुंचेगी। आप लोड बढ़ाते जाओ, स्ट्रेस इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ही ये स्ट्रेस स्ट्रेंथ के बराबर पहुंची, इट विल लीड टू दी फेलियर। वो दिख रहा है फेलियर आपको। इसको तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कोई भी ईंट उठाना, उसके ऊपर इम्पैक्ट करना दूसरी ईंट से, देखना वो टूटती किसके अक्रॉस है। जिस सेक्शन के अक्रॉस टूटेगी वहां पे आपको दिख जाएंगे स्टोन्स और पेबल्स। यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन्स एंड पेबल्स देयर। बहुत ही कॉमन चीज होती है, तरीका भी होता है ये चेक करने का, क्वालिटी ऑफ द ब्रिक। तो ये भी क्या है, हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। दिस इज द हार्मफुल इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक मैटर। क्या करता है ये? क्रैक डेवलप करा देगा। क्रैकिंग ऑफ द ब्रिक्स। इसका रीजन लिख देता हूं मैं, कैसे क्रैक डेवलप करा देगा। हाउ? ड्यू टू डिकम्पोजिशन एंड रिलीज ऑफ व्हाट? गैसेस। डिकम्पोजिशन की वजह से और गैसेस के रिलीज होने की वजह से। क्लियर है? चले, नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज कार्बोनेशियस मटेरियल। यानी वो मटेरियल जिसमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। वो मटेरियल जिसमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। इट अफेक्ट्स द कलर ऑफ द रॉ ब्रिक्स। सो you'll say decolorization। तो ब्रिक काली पड़ जाती है इससे। सो ये डीकलराइजेशन करा देता है किसकी? ब्रिक्स की। तो अगर कार्बोनेशियस मटेरियल प्रेजेंट होता है तो एस्थेटिक वैल्यू कम करा देता है ये। और लास्ट में है सल्फर। ये भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। इससे क्या हो जाता है ब्रिक के अंदर? इट लीड्स टू दी स्वेलिंग ऑफ द ब्रिक्स। ये ब्रिक्स को स्वेल करा देता है। सो इट लीड्स टू द स्वेलिंग ऑफ द ब्रिक्स। तो सबके अफेक्ट मेंशन कर दिए। सो ऑल दीज आर रेफर्ड एज हार्मफुल इंग्रेडिएंट। तो कोशिश करेंगे ये अपनी परमिसिबल रेंज के अंदर ही हो। नोटेड? चलिए, बाकी फिर कल करते हैं। नोटेड? बाकी कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।